नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा में बात उस खबर की जिसमें इजरायल को बड़ा झटका लग सकता है। 1.5 महीने से चल रहे महायुद्ध में अब वो हुआ है जिसका हमास बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इजरायल और हमास 4 दिन के सीज फायर पर राजी हो चुके हैं। अब ऐसे हालात में दावा यह किया जा रहा है कि इजरायल को हमास के साथ सीज फायर करना बहुत ही भारी पड़ने जा रहा है। गाजा युद्ध में पहली बार जीता हमास। फिलिस्तीन और मिडिल ईस्ट की मीडिया दावा करने लगी है कि 1.5 महीने के भीषण गाजा युद्ध में पहली बार हमास ने इजराइल को हरा दिया है। दावा किया जा रहा है कि हमास के भारी दबाव और भीषण हमलों की वजह से इजराइल सीज फायर करने को मजबूर हो गया है। 4 दिन का ये युद्ध विराम ऐसे वक्त हो रहा है जब इजरायली सेना उत्तरी गाजा में जीत के दावे कर रही है, जबकि दक्षिणी गाजा में ताबड़तोड़ इजरायली हमले हो रहे हैं। दक्षिणी गाजा का खान यूनिस शहर इजरायली हमलों से बुरी तरह से तबाह हुआ है। ऐसे वक्त में इजराइल हमास के साथ सीज फायर को क्यों तैयार हुआ, इस पर पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया और हमास के टॉप कमांडर और नेता याहिया सिनवार ने अपनी शर्तों पर इजराइल को सीज फायर करने के लिए झुका दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी युद्ध सरकार में शामिल कई मंत्री इस फैसले से बेहद नाराज हैं। फिलहाल सीज फायर के बहाने हमास को मिले 4 दिन इजराइल पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। 4 दिन में इजराइल की हार। 1.5 महीने से ज्यादा की जंग में उत्तरी गाजा की 60% इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक इजरायली सेना अकेले उत्तरी गाजा में ही 23,000 बमों से हमला कर चुकी है, जबकि हमास की 700 सुरंगें तबाह करने का दावा भी आईडीएफ कर रही है। लगभग 18,000 ठिकाने हमास के तबाह करने का दावा इजराइल का रक्षा मंत्रालय कर चुका है। ऐसे हालात में क्या इस दावे पर यकीन किया जा सकता है कि 200 से ज्यादा बंधकों को बचाने के लिए इजराइल ने हमास के साथ सीज फायर पर समझौता किया है, जबकि खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह चुके हैं कि हम हमास के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे और ना ही पूर्ण युद्ध विराम करेंगे। अगर इजराइल ऐसा करेगा तो यह हमास के सामने सरेंडर करने जैसा होगा, आतंकवादियों के सामने हार मानने जैसा होगा। तो फिर इजराइल हमास के साथ 4 दिन के सीज फायर पर तैयार क्यों हुआ है? जरा इस पेचीदा पहली को भी समझ लीजिए और इजराइल की चाल को भी समझ लीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि भले ही दुनिया भर की मीडिया सीज फायर पर बढ़-चढ़ कर दावे करे, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि युद्ध नहीं रुकेगा, हमले नहीं रुकेंगे। सीज फायर का मतलब युद्ध रोकना नहीं है, बल्कि बंधकों की रिहाई के लिए एक रास्ता निकालना भर है। इधर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ने बेहद चालाकी से 4 दिन का वक्त सीज फायर के नाम पर ले लिया है, क्योंकि उत्तरी गाजा के बीचों बीच हमास के लड़ाके इजरायली सेना के टैंकों और पैदल सेना पर भीषण हमले कर रहे हैं। इजरायली सेना समझ नहीं पा रही है कि आखिर हमास इजराइल के इतने भीषण हमलों के बावजूद इजरायली सेना पर हमले कैसे कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह अल कुद्स ब्रिगेड को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, क्योंकि अल कुद्स ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में इजरायली टैंकों को तबाह करके रख दिया है। अल कुद्स ब्रिगेड इजराइल के 50 से ज्यादा टैंकों को तबाह करने का दावा कर रही है। अभी तक गाजा युद्ध में इजराइल के 70 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जिनमें कई कमांडर लेवल के अफसर हैं। अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाके आईडीएफ टैंकों पर बेधड़क रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रहे हैं।
בחוץ דיבורי הבל. כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. गाजा युद्ध में पहली बार जीता हमास। कुछ पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक इजरायली सेना आईडीएफ की इंटेलिजेंस यूनिट 504 इस वक्त उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में बेहद खास गुप्त मिशन पर लगी हुई है। दावों के मुताबिक आईडीएफ की इंटेलिजेंस यूनिट 504 ने ही हमास के हथियारों की खेप और सुरंगों का पता लगाया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि दुश्मनों से बचाने में मोसाद और शिन बेट के अलावा 504 यूनिट का भी बड़ा योगदान सामने आया है। इजराइल की सीक्रेट फोर्स 504 एक्टिव इस वक्त बेहद एक्टिव है। 1.5 महीने से ज्यादा की जंग में हमास के कम से कम 300 लड़ाकों को आईडीएफ की इंटेलिजेंस यूनिट 504 ने पकड़ा है और उनसे पूछताछ में कई राज खोज निकाले हैं। इंटेलिजेंस यूनिट 504 ने हमास लड़ाकों से गाजा में उनके ठिकाने, अस्पतालों में कमांड सेंटर से लेकर हमास की अगली रणनीति तक का पता लगा लिया है, जिसके बाद से इजराइल ने हमास के साथ सीज फायर का फैसला लिया है ताकि हमास के लड़ाकों से मिली बेहद खास जानकारी के आधार पर इजराइल नए सिरे से उत्तरी और दक्षिणी गाजा में प्रचंड हमले कर सके। अब सवाल उठता है कि क्या हमास को नहीं पता होगा कि इजराइल सीज फायर के नाम पर उनके साथ खेल रहा है? तो जवाब है बिल्कुल। हमास के टॉप नेता और कमांडर सभी को पता है कि इजराइल सीज फायर की आड़ में गाजा में बहुत कुछ खेला कर सकता है, लेकिन हमास भी चाहता है कि अगर 4 दिन तक इजराइल के हमले हमास के ऊपर नहीं होंगे तो वो इस वक्त में इजरायली सेना पर नए सिरे से हमले करने के लिए अच्छी तैयारी कर सकता है। कतर में बैठे हमास चीफ इस्माइल हानिया और खुफिया ठिकाने पर छिपे हमास के टॉप नेता याहिया सिनवार सीज फायर के जरिए इजराइल के साथ जंग का सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं। देखिए 4 दिन के सीज फायर में क्या तय हुआ है और सीज फायर के पीछे कौन कौन से देश शामिल हैं। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर डील को मंजूरी मिल चुकी है। इजरायली कैबिनेट ने हमास के साथ डील को मंजूरी दे दी है। 4 दिन के लिए बंद हुए इजराइल हमास की जंग में 30 बच्चों समेत 50 बंधकों की होगी रिहाई, जबकि 300 तक फिलिस्तीनी कैदी भी इजराइल छोड़ेगा। इजराइल अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए कई तरह की शर्तों पर सहमत हो गया है। हमास के नेता याहिया सिनवार की ओर से रखी गई शर्त को भी इजराइल मानने को तैयार हो गया है। इस शर्त के मुताबिक युद्ध विराम के हर दिन 6 घंटे के लिए गाजा हवाई क्षेत्र में इजरायली ड्रोन नहीं उड़ेंगे। इसका कारण है कि इजराइल बंधकों की लोकेशन ना जान सके। हमास हर दिन 10 इजरायली बंधकों को छोड़ेगा। इस पीस डील को मुकाम पर पहुंचाने में कतर, मिस्र के अलावा तुर्की ने भी अहम भूमिका निभाई है। तुर्की कुछ मुस्लिम देशों के सीनियर अधिकारियों को मिलाकर बने ग्रुप में सक्रियता से काम कर रहा था। ये ग्रुप इजराइल हमास में सीज फायर के लिए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों और दूसरे अहम देशों से बात कर रहा था। इस ग्रुप में तुर्की, कतर, मिस्र, जॉर्डन, नाइजीरिया, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हैं। Hamas have a dubious record with regard to holding fire in the past. They've utilized these types of pauses in the past to conduct more killing and abduction. So we need to be very strong in our defensive position. सीज फायर नहीं, ये सरेंडर है। ونقول للاحتلال الذي تجاوزت خسائره 180 دبابة وناقلة جند وآلية عسكرية ومئات القتلى والجرحى في صفوف جنوده وضباطه خلال أسبوعين فقط. نحن لازلنا في بداية المعركة ولازلنا في أول الطريق وأول الشوط وإن القادم بإذن الله أكبر وأعظم। इधर हमास ने सीज फायर के बीच बहुत बड़ी धमकी दी है। हमास के टॉप कमांडर्स ने साफ कह दिया है कि इजराइल पर हम 7 अक्टूबर जैसे बड़े हमले लगातार करते रहेंगे। हमास वेस्ट बैंक में रह रहे फिलिस्तीनियों को भी इजरायली लोगों पर हमला करने के लिए उकसा रहा है। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी MEMRI के मुताबिक
वेस्ट बैंक में मौजूद हमास की स्टूडेंट विंग ने एक वीडियो जारी कर लोगों को 7 अक्टूबर जैसा हमला दोहराने को कहा है। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि क्या 4 दिन का सीजफायर इजराइल के लिए नया नासूर साबित होगा या फिर हमास के खिलाफ गेम चेंजर। इजराइल की टेंशन, उसकी परेशानी ईरान ने बढ़ा दी है। ईरान ने जिस मिसाइल का पोस्टर 1 साल पहले दुनिया को दिखाया था, पूरी दुनिया के सामने रखा था, अब इजराइल को खौफ सता रहा है कि इस मिसाइल से उसके 2 शहरों को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। यानी एक ही झटके में हजारों लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो सकती है। सन्नाटे को चीरती मिसाइल का शोर हुआ। आवाज से 5 गुना रफ्तार वाली मिसाइलें लॉन्च होने लगी और फिर जमीन पर जोरदार धमाका होता है, इतना जोरदार कि जलजला आ जाता है। आग की लपटों के साथ जमीन का जर्रा जर्रा बिखर जाता है। धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा जाता है। लगभग 50 सेकंड के इस वीडियो क्लिप से दुश्मन का कलेजा कांप उठा। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, एक के बाद एक 3 मिसाइलें टारगेट पर छोड़ी जाती हैं और फिर तीनों अपने टारगेट पर कुछ इस तरह गिरती हैं। धमाका नंबर 1, धमाका नंबर 2, धमाका नंबर 3, धमाका ईरान में किया गया, लेकिन इसकी आवाज तेल अवीव तक पहुंची। इस ब्लास्ट का शोर हजारों किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस में भी सुना गया। इतना जोरदार धमाका था कि नेतन्याहू और बाइडेन का दिल बैठ गया। ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल वार और पलटवार के लिए तैयार है। इस घातक हथियार की रेंज, इसकी रफ्तार, सब कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे ईरान अब दुनिया को बताना चाहता है। ईरान की ऐसी मिसाइल का पोस्टर 1 साल पहले छप गया था। तेहरान की सड़कों पर चप्पे चप्पे में पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में मिसाइल की फोटो, साथ में टारगेट का नाम फारसी और हिब्रू में पोस्टर में लिखा था। 400 सेकंड में टारगेट तेल अवीव ध्वस्त। यह है ईरान की फतह 2 मिसाइल, रेंज 1.5 से 2000 किलोमीटर। यानी ईरान से इजराइल तक यह हमला करेगी और इसे रोकना नामुमकिन होगा। क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा, या कहें कि आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार। फतह का फारसी में मतलब होता है विजेता, और ईरान इसी नाम के जरिए नेतन्याहू को एक संदेश देना चाहता है।
गाजा में हो रही बमबारी और हजारों लोगों की मौत को लेकर ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। सबने सवाल पूछा कि मिसाइल है तो ईरान किस बात का इंतजार कर रहा है। ये बात साफ है कि फतह का टारगेट इजराइल है। पिछले साल नवंबर में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया था कि उसने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है जो महज 7 मिनट के अंदर इजराइल को तबाह कर सकती है। यानी इजराइल को सिर्फ 400 सेकंड में बर्बाद करने का दावा किया गया और अब फतह 2 सबके सामने है। هر هدفی رو که اراده بکنیم به حول قوه الهی دقیق اون رو مورد اصابت قرار بدیم. تخیفنا ولم تخفنا فی الله اکبر الله جنده. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से लेकर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तक सबको जिसका इंतजार था, मिसाइल की दुनिया में ईरान का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर तेल अवीव और पेंटागन की पैनी नजर थी। मिसाइल की ईरान की ताकत देखने के लिए दुनिया बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। खामेनेई ने पहले इसी मिसाइल का एक सीक्रेट अड्डे पर जाकर मुआयना किया और फिर ईरान ने जोरदार बारूदी धमाका करके दोस्त और दुश्मन सभी को अपनी ताकत का सबूत दे दिया। ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की सुगबुगाहट पिछले 1 साल से हो रही थी। 6 जून 2023 की तारीख ईरान के इतिहास में पत्थर पर लिखी इबारत बन गई, क्योंकि तब ईरान ने अपने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौजूदगी में पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया। इसे पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। मिसाइल का नाम रखा फतह। ये नाम ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने दिया है। رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس، اینا دارن از یه چنین موجودی، از یه چنین هویتی دارن دفاع میکنن و بهش کمک دارن میکنن. این معناش چیه؟ معناش این است که مسئله تبعیض نژادی که امروز یکی از مسائل مهم دنیاست. ईरान ने पश्चिम एशिया में अपने मोहरों से इजराइल की घेराबंदी की हुई है। ईरान बार बार इजराइल को धमकाता रहता है। ईरान देखिए, इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि महायुद्ध कंट्रोल कौन कर रहा है, और साथ ही इस बीच यूक्रेन युद्ध में गाजा का कनेक्शन भी सामने आ गया, जिसका सबसे बड़ा झटका यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लगा। यूक्रेन और गाजा के महायुद्ध में 3 ऐसी बातें हैं जिसका फायदा बड़ा जो है वो सीधे सीधे पुतिन को हुआ है। जब दुनिया गाजा में इजराइल की बमबारी देख रही है, जब दुनिया गाजा में 13,000 मौत देखकर हैरान है, जब अमेरिका के समुद्री बेड़े इजराइल को बचाने के लिए भूमध्य सागर में डेरा डाले हुए हैं, पश्चिम एशिया में जंग के नए नए फ्रंट खुलने लगे हैं। हालात ऐसे हैं कि दुनिया को परमाणु हमले से लेकर वर्ल्ड वॉर शुरू होने का डर सता रहा है। तब पुतिन की फौज ने यूक्रेन के करीब 15,000 सैनिकों को मार डाला है, और यह काम उसने सिर्फ 3 हफ्ते में किया है। यानी हर हफ्ते पुतिन यूक्रेन के 5,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मतलब साफ है कि गाजा की गलियों में हमास और इजराइल के युद्ध के बीच एक जंग ऐसी भी है जिससे पूरी दुनिया का ध्यान भटक चुका है। लेकिन यूक्रेन में रूस जो कहर बरसा रहा है,
उसको रोकने वाला ना अब अमेरिका बचा है ना ही नेटो। यूक्रेन में इस वक्त तबाही इस पैमाने पर हो रही है कि ज़ेलेंस्की के पैरों तले जमीन कब खिसकेगी उनको भी नहीं मालूम। Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих, части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери. Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1800 единиц. पुतिन का तूफान हमास के हमले के बाद खामोश हो जाएगा, ऐसा बाइडेन सोच रहे थे, लेकिन रूस ने मौके पर चौका लगा दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध वाली आपदा को पुतिन ने बहुत बड़े अवसर के रूप में लिया और अब ज़ेलेंस्की की सेना चारों खाने चित नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह गाजा का युद्ध बन चुका है, क्योंकि अमेरिका का हथियार सप्लाई अब पूरी तरह इजराइल की तरफ खिसक चुकी है। जो हथियार अमेरिका यूक्रेन भेजता रहा है, यानी तोप, गोले, बम, बारूद, सब कुछ अब इजराइल की तरफ जा रहा है। इजराइल इस वक्त गाजा पर 24 घंटे बमबारी कर रहा है और उसके हथियार खत्म हो रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल को फंसा देखकर अमेरिका ने अपने हथियार गोदाम इजराइल के लिए खोल दिए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध को चलाने वाली अमेरिका की मशीन ठप पड़ चुकी है या फिर इजराइल के लिए गोले बारूद का उत्पादन कर रही है। बाइडेन की मेहरबानी नेतन्याहू के लिए बड़ी राहत बनकर आई है, जबकि ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को ठग लिया है। यही इस वक्त यूक्रेन और इजराइल की कहानी है, जो इसकी स्क्रिप्ट पुतिन बाइडेन से लिखवा रहे हैं, जिसका असर नवंबर में देखने को मिला है, क्योंकि पहले 3 हफ्तों में ही रूस की फौज ने यूक्रेन के करीब 15,000 सैनिकों को मार डाला है। यानी हर हफ्ते पुतिन यूक्रेन के 5,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। अब दीविका से लेकर खेरसान के फ्रंट पर पुतिन की फोर्स लगातार हमले कर रही है और जो ज़ेलेंस्की काउंटर अटैक वाली तैयारी लेकर बैठे थे, वो गाजा के युद्ध में पूरी तरह डूब चुकी है। Российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему. इस वक्त यूक्रेन के अवदीविका के लिए बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है। जिस तरह रूस ने बखमूत पर हमला किया था, ठीक उसी तरह अब अवदीविका को घेर लिया है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस को अवदीविका की लड़ाई में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання, саме там заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. ज़ेलेंस्की और उनकी फौज के दावे हमेशा हैरान करते आए हैं। यूक्रेन का ताजा दावा यह है कि युद्ध में रूस के 3,20,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि खुद बाइडेन ने इन आंकड़ों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। यूक्रेन का दूसरा दावा यह है कि रूस के 5,500 टैंक तबाह किए जा चुके हैं, यानी पुतिन की 70% टैंक पावर खत्म हो चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की 10,000 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की जा चुकी हैं, यानी पुतिन का 80% नुकसान हो चुका है। अब तक यूक्रेन के ऐसे दावों का मजाक उड़ता रहा है और यूक्रेन की बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश करना अपनी नाकामी छुपाने का तरीका बताया गया है, जबकि सच ये है कि यूक्रेन लगातार रूस के हाथों अपनी जमीन खो रहा है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। ज़ेलेंस्की ने अपनी राजधानी कीव में खुले आसमान के नीचे आकर एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है। ज़ेलेंस्की को मालूम है कि पुतिन जब चाहें उनके ऊपर मिसाइल से हमला कर सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस बार रिस्क लिया और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की चाहत के साथ उन्होंने दुनिया को बताया है कि वो रूस के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे।
Рік за роком, крок за кроком ми робимо все, аби у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність. Єдність народів Європи сяяла і наша зірка, зірка України. 20 років тому це була романтична мрія. 10 років тому амбітна мета. Сьогодні це реалії. फरवरी 2022 में शुरू हुआ यूक्रेन का युद्ध जब खत्म होता नजर नहीं आ रहा था, तब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले ने जैसे पूरी दुनिया पलट दी। इजराइल फेल हो गया, अमेरिका हैरान रह गया और फिर नेतन्याहू ने नॉन स्टॉप बमबारी वाला युद्ध शुरू कर दिया। इजराइल इस वक्त पीछे हटने को राजी नहीं है और वो हमास पर जवाबी हमले के नाम पर गाजा पर अंधाधुंध बमबारी कर रहा है। ऐसी ही तस्वीरों में दुनिया यूक्रेन युद्ध को जैसे भूल गई है और इस तरह से पुतिन ने भी पूरी नेटो को भटका दिया है। पुतिन अब जहां जा रहे हैं वो यूक्रेन को नहीं, बाकी दुनिया की बात कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों की ऑनलाइन मीटिंग के दौरान पुतिन ने बता दिया कि अमेरिका और बाइडेन पूरी दुनिया में अराजकता फैलाना चाहते हैं और फिलिस्तीन इजराइल का ताजा मुद्दा इसकी मिसाल है। Изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Только что коллега говорил о гибели большого количества детей. Это ужасно, но когда смотришь, как делают операции без наркоза детям, это вызывает, конечно, особые чувства. Все эти события, по сути, являются прямым следствием стремления Соединенных Штатов монополизировать посреднические। युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में अंगारे देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ गाजा और यूक्रेन ही नहीं, ये दक्षिण चीन सागर है और यहाँ पर अमेरिका और फिलीपींस की वायुसेना वॉर एक्सरसाइज कर रही है। ताइवान के करीब अमेरिका और फिलीपींस के जहाज उड़ रहे हैं। जाहिर है कि इस पेट्रोलिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन को डराना है ताकि शी जिनपिंग ख्वाबों में भी ताइवान के बारे में ना सोचें। यह है फिलीपींस की वायुसेना का F-50 लड़ाकू विमान, जिसके पीछे पीछे है अमेरिकन F-15 फाइटर जेट। दोनों साथ उड़ रहे हैं। ये दोनों मिसाइलों से लैस हैं और इस बात को साबित करना चाहते हैं कि दक्षिण चीन सागर में शी जिनपिंग की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। सवाल है कि क्या चीन इससे डर जाएगा? कुल मिलाकर युद्ध के शोले दुनिया के हर कोने में भड़के हुए हैं। यूक्रेन के बाद गाजा में चिंगारी बहुत बड़ी आग बनकर अपने अपने इलाकों को जला रही है। अब फिक्र की बात है कि क्या बाकी दुनिया इससे बची रहेगी।